नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया की एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो या फिर साहित्य की बात हो। अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव, 35 वर्षों का अनुभव पत्रकारिता के क्षेत्र में, और बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, राजदीप सरदेसाई सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, और अनुकरण न्यूज पे मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो मेरा पहला सवाल यही है कि जो पत्रकारिता का लैंडस्केप है इस वक्त का, वो किस तरह बदल रहा है, और जो आने वाले युवा हैं वो किस तरह देखें कि पत्रकारिता उन्हें फिर किस दिशा में आगे ले जाएगी। ये जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना और इंटरव्यू कर रहे हैं, जी। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की 1988 में, ये कुछ नहीं था। हम लोग टाइपराइटर पे काम करते थे, जी पेन और पैड लेके चलते थे, ठहराव था, जी। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। जी आज अब आप इंटरव्यू करेंगे, तुरंत कहीं व्हाट्सएप पे लग जाएगा, कोई इंस्टाग्राम पे डाल देगा, कोई यूट्यूब पे डाल देगा। ये बदलाव आया है। जी। अब हम फास्ट फॉरवर्ड के जमाने में हैं। पहले हम लोग पॉज बटन लगा के ठहराव करके रिवाइंड भी कर सकते थे। जी। आज कोई समय नहीं, आज सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड है। वही मेरा दूसरा सवाल इस बात पे ये है कि जिस तरह से अब भारत देश में जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं अब चुनाव को देखा जाए तो जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं अब एक हथियार के तौर पर राजनीतिक पार्टियां उपयोग कर रही हैं। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, हमें रेवड़ी और वेलफेयरिज्म, जो रेवड़ी हर पार्टी कहती है हमें आपको ये मुफ्त देंगे, वो मुफ्त देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे मुझे लगता है ना रेवड़ी है, लेकिन लोगों के जिंदगी को बाकी बदलाव कर सकती है। अगर आप किसी को फ्री एजुकेशन दें, जी शिक्षा में अच्छी शिक्षा दें, जी या अस्पताल में हेल्थ केयर दें, मैं उसे रेवड़ी नहीं मानता, मैं उसे मानता हूँ वेलफेयरिज्म। जी हमारे देश में कई लोग हैं जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, अच्छे अस्पताल नहीं जा सकते। जी अगर कोई सरकार अच्छे शिक्षा, अच्छे अस्पताल कम दाम में या बिल्कुल फ्री दे दे, अच्छी बात है। जी। लेकिन अगर आप किसी को कहते चलो मैं हर महीने आपको 1000 रुपए दूंगा, फिर उसका क्या करना है नहीं करना है उस पर आप कोई नियंत्रण नहीं, तो वो रेवड़ी है। तो रेवड़ी और वेलफेयर के बीच में, जी रेवड़ी और लाभार्थियों के बीच में हमें फर्क करना चाहिए। जी। और तीसरा सवाल मेरा, जैसे कि बजट अभी कल पेश हुआ है, तो बजट में जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें 12 लाख तक की जो कहीं ना कहीं टैक्स की छूट दी गई है, तो क्या टैक्स में 12 लाख तक की छूट देने से महंगाई नहीं बढ़ेगी? आप किस तरह समझते हैं इसको कि एक तरफ जहां महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्या महंगाई एक मिथ है? देखिए, इस समय सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जो हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था है, वो धीमा हो रही है। जी उसे प्रगति कैसे दे, लोग खरीद नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि टैक्स रिलीफ के जरिए आप कोशिश करें, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई मध्यम वर्गीय लोग हैं जो ज्यादा टैक्स देते हैं, और अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स लोगों को सहूलतें दे जी। तो आम आदमी और मिडिल क्लास को क्यों नहीं। तो मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन अगर आपको लगे केवल इससे अर्थव्यवस्था देश की बदलेगी, इतनी जी। आसान नहीं है, कई चुनौतियां हैं। और मुझे लगता है सबसे जो जिनको सबसे बड़ी परेशानी हुई है कोविड के बाद, वो लोग हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के स्लाइटली ऊपर है। उनकी नौकरियां गई, उनके आमदनी कम हुई, उनके लिए कुछ करना चाहिए। केवल एक समाज के लिए नहीं, आपको सबको साथ लेकर चलना। जी, मेरा बस आखिरी सवाल अब ये है कि आजकल हमारे देश में धर्म को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या धर्म से बड़ा देश है या फिर देश से बड़ा धर्म हो रहा है? आप क्या कहेंगे इस बात पर? देश से धर्म, देखिए, इस देश की खासियत है इसकी विविधता। जी हर धर्म के लिए जगह है। कोई एक धर्म दूसरे धर्म पर राज नहीं कर सकता। हमारे संविधान के मुताबिक जी हर व्यक्ति को वही अधिकार है जो दूसरा, अगर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं समझता हूँ दैट इज दिस, ये देश की ताकत है। और देश और संविधान किसी व्यक्ति या किसी धर्म से बहुत ऊपर है। इस देश की ताकत है कि हम बहुसंख्यक धर्म देश हैं। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है। यहाँ आप मस्जिद जाइए, अपना नमाज पढ़िए, मंदिर जाइए, पूजा करिए, जी और चर्च जाइए संडे को और अपनी प्रेयर करिए। ये देश की ताकत है, इसको कभी खोना मत। जी। एक आखिरी सवाल और ये कि क्या जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में जाति एक रियलिटी है। जाति जनगणना होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसका आप करोगे क्या? जी केवल कहना कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद क्या? ये जो कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक, ये बहुत डेंजरस है। क्या आप कह रहे हो कि अगर 60% एक जाति के तो 60% पोजीशन उन्हीं को जाएगी? नहीं। देश में जाति जनगणना होने से मुझे कोई ऐतराज नहीं, होनी चाहिए, लेकिन आखिर में जो गरीब है,
बगैर जाति के, जी फिर वो किसी भी समुदाय से हो, उसके आंसू आप कैसे पहुंचोगे? केवल जाति जनगणना को एक पॉलिटिकल हथियार मत बनाइए, जी राजनीतिक हथियार। उसके जरिए मुझे बताइए आप करोगे क्या, देश की तस्वीर कैसे बदलोगे? जी। तब मैं मानूंगा कि जाति जनगणना में वाकई कुछ देश में बदलाव आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।